हेलो एवरीवन, और नेक्स्ट पॉइंट, रिसोर्स एलोकेशन। ठीक, सबको पता होता है कि कोई काम करने से पहले रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हमें हमें क्या जरूरी है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, ये सब चीज़ों का जरूरत होती है। और हमारे पास एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और ये जो हमारे पास रिसोर्सेस है, ऐसी कोई चीज़ जिसमें यूटिलिटी हो, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता हो, तो उसके हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो हमको जिन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जबकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी, इन सब चीज़ों को जो भी हमारे डिपार्टमेंट में है, उसके हमें क्या करना पड़ता है, अलोकेट करना पड़ता है अलग अलग उनके हिसाब से। सही है। तो उसको उस रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स अलोकेशन। मतलब जिस तरह हम हमारे जो रिसोर्सेस है वो अलोकेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स अलोकेशन कहते हैं। सही है। सो रिसोर्स अलोकेशन इज एन important activity in strategic implementation. Resource allocation require the procurement of commitment of financial and human and physiological resources to the various activity required for accomplishment of objective. And the main point in the resource allocation, the top level, middle level and the lower level management taking the firm decision in resource allocation. देखिए, जब हम रिसोर्स allocation की बात करते हैं तो उसके साथ हमें क्या देखना है कि हम रिसोर्स एलोकेशन हम जब डिपार्टमेंट में करेंगे, वो कैसा होगा। सबसे पहले उसके अंदर होगा टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल, और क्या होगा, लोअर लेवल। उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, और जो रिसोर्सेस है उसका अलोकेशन करना पड़ता है, जिसके हिसाब से वो क्या करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इजीली रन हो सके। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इन रिसोर्स एलोकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन रिसोर्स एलोकेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हमारे सेट करते हैं। मतलब क्या होगा, हमें क्या अचीव करना है, ये हमें पता होता है। सो वो किस चीज से ज्यादा फोकस करते हैं, वो हमें देखना है। सही है। हमें देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो कहीं एक जगह पे फोकस कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, हमें उसी यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना होगा। सही है। और उसके हिसाब से क्या होता है, तो हम उसके हिसाब से रिसोर्स अलोकेशन करते हैं। ठीक है। कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किसके अंदर ज्यादा अचीवमेंट कर सकता है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंस एंड डोमिनेंस स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या होता है, मतलब एक टॉप लेवल होती है और एक स्ट्रेटेजी को डिमांड में देती है। जैसे कि हमें देखना है कि कैसे प्रेफरेंस लेवल स्ट्रेटेजी, जैसे कि अगर हमने कहा कि सबसे पहले हमें किसके लिए प्रेफरेंस है, कि हमने कोई नई स्ट्रेटेजी बनाई है। ठीक है। और इसके अंदर वो सबसे ज्यादा डिमांड देते हैं टॉप लेवल लोगों को। ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको वो क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो ये आता है प्रेफरेंस एंड डोमेन स्ट्रेटेजी के अंदर। ठीक है। सो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है इसके अंदर, इंटरनल पॉलिसी। सही है। सो इंटरनल पॉलिसी, समटाइम इंटरनल पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अफेक्टेड रिसोर्स ऑफ allocation. Some department heads are a position to get more funds for their departments. This may be due to power of influence they have over top management. For example, if the marketing manager is not good terms with the top management, his department may be allocated with the more funds. सही है। सो इंटरनल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि इंटरनल पॉलिसी भी क्या करती है, हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, सही है, उसके उसके ऊपर अफेक्ट करती है। सही है। कैसे अफेक्ट करेंगे, कि रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ेगा। हम अगर इंटरनल पॉलिसी के अंदर भी हम काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उसका भी रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ता है अलग अलग वे के अंदर। जो हमारी स्ट्रेटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट को बनाती है वही अफेक्ट करती है। ऑब्जेक्टिव भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, हमारा अफेक्ट करता है। मतलब क्या होगा इसके अंदर, कि हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके हिसाब से हम जैसी जैसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं इंटरनल पॉलिसी के अंदर, वो क्या करती है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करती है। और उसके हिसाब से हमारा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कर। सो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। सही है। अगर जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में कौन से होता है, सोशल, कल्चर, सही है, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, के हिसाब से इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। और हमारे जो रिसोर्सेज एलोकेशन है उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएट आएगा। सही है। सो ये आता है एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, प्रॉब्लम इन रिसोर्स एलोकेशन। सो कौन से प्रॉब्लम है जो हमें इसके अंदर फेस करने पड़ते हैं। First is scarcity of resources. The major problem arises due to scarcity of resources, due to scarcity, and it would be difficult for the management to obtain right type and the right amount of resources. Sometimes due to scarcity,
मैनेजमेंट में हाउ टू पे हाई प्राइस टू ऑब्टेन रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज। देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर हमें कभी कभी रिसोर्सेज की क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सही है, और उसी टाइम पे अगर हमें रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होगी, हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, तो क्या होगा, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्या एक दिल्ली का केस आया था न्यूज के अंदर कि एक लड़के को डेंगू हुआ था, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, वहां पे वो जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो अवेलेबल नहीं थी, इसके कारण उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सही है, सो अभी का भी एक एग्जांपल दे सकते हैं हम इसके अंदर कि अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे जो जिसके जहाँ पे जो वेंटिलेटर है वो अवेलेबल नहीं होती है, सही है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमें दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सही, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे रिसोर्सेस कम होने के कारण हमें ज्यादा कॉस्ट देके और रिसोर्सेस हमें लेने पड़ेंगे। तो यही होता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड नीड। इसके अंदर क्या बताया गया हमें, द रिसोर्सेस ऑफ अलोकेशन प्रॉब्लम में अराइज ड्यू टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेस नीड्स। नॉर्मली each department may try obtain maximum amount of resources. This may be avoid shortage of resources in future. Higher demand of resources from all departments making difficult allocating the resources properly. Sometime department gets use of overtiming of resources needs. इसके अंदर ऐसे बताया गया कि हमें जो रिसोर्सेस आगे चाहिए उसको क्या होता है, शॉर्टेज होता है कभी कभी। क्यों, कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेस का बहुत लोग स्टॉक जमा करके रखते हैं, तो उसके कारण जो बाकी के लोग हैं उनको क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, और जो रिसोर्सेस है उनको अवेलेबल नहीं होते हैं। सही है, जैसे कि हम इसके अंदर एग्जांपल देंगे सैनिटाइजर का। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते थे, जैसे कि लास्ट एक न्यूज में आया था कि एक ऑनलाइन शॉपर ने क्या किया था अमेरिका के अंदर, कि उसने बहुत सारे सैनिटाइजर जमा किए और उसने ऑनलाइन सेल चालू किया। इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी के जो शॉप्स है उनको जो रिसोर्स मतलब जो चाहिए था सैनिटाइजर, वो क्या होगा, उनको कम मिला या किसी किसी को मिला ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर केस फायर हुआ कि जिसको जिसको चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने रिसोर्सेज अलोकेट नहीं किए, उसको प्रोडक्ट अलोकेट नहीं किए। सही है, तो ये होता है कि अगर एक साथ कोई ज्यादा से ज्यादा माल जमा करके रखता है तो बाकी लोगों को क्या होगा, वो उसका शॉर्टेज होगा। सो ये होता है ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन पास अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके अंदर क्या होता है, सम यूनिट्स में बी अलोकेटेड विद द मोर रिसोर्सेज इन द पास्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज वेर मोर इम्पोर्टेंट than the activities of other units and departments. Top management should consider the relative importance of the activities and then allocating the resources. सही है, इसके अंदर क्या बताया गया हमें कि हमें अगर दो डिपार्टमेंट है हमारे अंडर काम कर रहे, एक है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, और अगर एक ही डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस है वो अलोकेट हुए, सपोज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा रिसोर्स अलोकेट हुए जो इक्विपमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए थे, तो क्या होगा, वहां पे इक्विपमेंट डिपार्टमेंट को जो रिसोर्सेस क्या होगा, कम आएगा, शॉर्टेज होगी उसकी, तो उसके अंदर उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है बात प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स। सो कौन से प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, सम मैनेजर्स try to influence top management and may try to get more funds than other department. As a result, those departments who actually deserve more fund do not get required amount of resources. इसके अंदर क्या बताया गया है, सो प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, देखिए अभी बहुत जगह फ्लड आया था, सही है, और बीच में साइक्लोन भी आया था, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, सही है, और जिनका जिनका नुकसान हुआ उनको गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको कुछ हेल्प की। ठीक है, तो जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, तो जिनमें सच का मतलब बहुत लोग का जैसे नुकसान हुआ था सच में, उन्होंने क्या किया था, उसके लिए अप्लाई किया था तो उनको पैसे मिले। लेकिन उसके अंदर ऐसे भी कुछ लोग थे कि जिनका नुकसान वो मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उसके अंदर पैसे लेने के लिए अपना नाम लिखाया। सही है, तो क्या होता है, यही होता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। अगर इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है तो क्या होता है, जिसको सच में जिसका नुकसान हुआ है वहां तक उसके पैसे नहीं पहुंचते हैं। सही है, तो ये होता है इस पॉइंट के अंदर की प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, कि अगर आपकी पॉलिटिक्स होगी आपके इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर, तो जिनको जरूरत है, जिनका जिनका सच में नुकसान हुआ है, जिनको जो लोग प्रॉब्लम में है, तो उनके हिसाब से क्या होगा, वहां तक उनको पैसे नहीं जाएंगे। सही है, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर पोर फाइनेंशियल क्लाइमेट। सो पोर फाइनेंशियल क्लाइमेट के अंदर क्या आता है, ड्यू टू फाइनेंशियल क्लाइमेट में इन्वेस्टर डू नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर्स issue of the company, so company find it difficult to raise additional finance. This affect the resources allocation
for strategy implementation. Sometime company may have to go for the additional loan from the financial institution at the higher cost. देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है, हमारी फंडिंग की कमी होती है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं हो सकता कि हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। तो इसी टाइम पे क्या होता है, हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, हमारा जो बिजनेस होता है वो क्या होता है, वहाँ पे स्टॉप होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हाई कॉस्ट के लिए हमें फिर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं कि आगे जाके हम इसके अंदर प्रॉफिट कमा सके। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या बताया, देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट between the management and the various other parties like the shareholder, trade union, employee, government, society, etc. For example, trade union may be insist to allocate the resources in the employees welfare management, maybe like allocated resources for the modernization. These conflicts can be solved with the proper decision between the management and the various parties and can be planning of the resources allocations. देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर हम कोई नए बिजनेस के अंदर हमारी फंडिंग कर रहे हैं, सही है, नए बिजनेस के अंदर हम कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं, सही है, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं किसी बड़े इवेंट के लिए, और अगर हमने ऐसे मोमेंट पे आने के बाद मतलब वो जो चालू होगा इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा, ऐसे मोमेंट पे आने के बाद हमने कहा कि हम उसके लिए फंडिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उनको बहुत सारे फंडिंग का मतलब नुकसान हो सकता है, उनको फंडिंग कम पड़ेगी। तो ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। सो प्रॉब्लम्स इन रेजिस्टेंस टू चेंज, इसके अंदर क्या बताया गया है कि समटाइम्स मैनेजमेंट में रेसिस्ट टू चेंज द ओन रिसोर्सेस अलोकेटिंग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल, दे मे हैव सम unprofitable product in the company, but management may continue to allocate more resources to those unprofitable products than the other promising product of the company. So management should try to review the market success to each product and they try to allocate the resources. देखिए इसके अंदर क्या बताया कि प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर हमारा जो अगर कोई प्रोडक्ट है, सही है, सो वो हमें बहुत दिनों से प्रॉफिट नहीं दे रहा है, सही है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को वहां पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, उसको बंद करेंगे, ठीक है, और उसकी जगह क्या करेंगे, हम हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर बताया था आपको कि अगर हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में आने के बाद हमारा प्रॉफिट देना कम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जब वो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में रहेगा, हमें उसके अंदर क्या होगा, उस प्रोडक्ट को वहां पे स्टॉप करके नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम के एक टाटा के बारे में कि एक टाटा की कार थी, उन्होंने क्या किया कि वहां पे उसका प्रोडक्शन स्टॉप किया, उसके बाद उसने क्या किया, कम प्राइस में नैनो लाया, नैनो कार, सही है। तो क्या उससे हमें पता चलता है कि अगर हमारा रिसोर्सेस ऐसी जगह लगा हुआ है कि जहां से हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस रिसोर्सेज को वहां पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, और प्रॉब्लम बढ़ने से, और हम और रिसोर्सेज क्या करेंगे, दूसरी जगह यूज करेंगे, जिससे हमें क्या हो, प्रॉफिट जनरेट हो और आगे जाके हमारे जो बिजनेस है उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एट प्रोजेक्ट, सही है। सो देखिए हमने इसके अंदर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कल भी देखा था कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन करवाना क्या, कि अपनी फॉर्मुलेट की हुई स्ट्रेटेजी, बनाई हुई स्ट्रेटेजी क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, सही है। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज द act of creating short and long-term plans to guide of organization to continue at the increasing success in the marketplace. The project manager oversees specific project ultimately designed to make progress towards strategic planning and objective. Implementing project, putting plan and project into the action is important to both strategic planning, effect, and effort to the project manager in a number of ways. All manager can benefit from understanding the importance of project implementation to strategic planning and the project manager. देखिए इसके अंदर क्या बताया है कि हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम जो जिस तरह से हमें प्रोजेक्ट रहेगा उसी तरह से हमारी स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में क्या फायदा होगा, इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। ठीक है, अगर हमारा प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी बराबर होगी तो क्या करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे उसके बारे में वो प्रोजेक्ट की स्टडी करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसी हिसाब से, और हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर उनका ध्यान रहेगा, सही है। और अगर हमारे प्रोजेक्ट से बहुत लोग को फायदा हो रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर हमारे जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट बना है उसके हिसाब से क्या होगा, हम आगे जाके हमें दूसरे प्रोजेक्ट के साथ हेल्प होगी कि हम अच्छे प्रोजेक्ट बना सके।
ठीक है। तो उसके अंदर क्या बताए, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से काम किया जाएगा, और उसके हिसाब से क्या होगा, वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उन लोग, और उस हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट के लिए वो सबसे यूजफुल होगा। सही है। मतलब क्या, कि जिस एक्शन के साथ लोग काम कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, सही है, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट की मीटिंग्स हो रही है, इसके बारे में मीटिंग हो रही है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है वो बहुत ही अच्छा है। सही है। और उसके वजह से क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट को ज्यादा डिमांड आएंगी मार्केट के अंदर। सो ये आता है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोजेक्ट के बारे में। और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फेज है जो हमने कल भी देखे थे, ठीक है, और आज भी उससे रिलेटेड देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन किसे कहते हैं और उसके फेज क्या है। ठीक है। सो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि हम देख रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन, सही है। सो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। उसके अंदर क्या है कि हमने जो नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है वो कौन सी फेज से आके गुजरता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि हमने देखा था कि हमने जो फर्स्ट बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जो मतलब जो फॉर्मुलेट किया हुआ हमने जो प्रोजेक्ट है, उसको क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लाना है। यही देखेंगे हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड एज वन शॉट टाइम लिमिटेड गोल डायरेक्टेड मेजर undertaking requiring the commitment of where skill and the resources. Project implementation phase through various phase. So कौन से वेरियस फेज है वो हमें इसके अंदर देखना है। सो फर्स्ट है अपना कंसेप्चुअल फेज। सो कंसेप्शन फेज के अंदर क्या आता है, द फर्स्ट फेज ऑफ एनी अ प्रोजेक्ट ऑफ द कंसेप्चुअल फेज, द फेज इज एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन फेज। In this case, the project idea and generated during the process of strategy, alternatives and strategy choice which may be implemented further and the future by the organizations. इसके अंदर क्या आता है हमें, कि सबसे पहले हमें देखना है कंसेप्ट क्या है, कौन सी कंसेप्ट पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, वो हमें क्या लेना है, समझ के लेना है कि हमारा, अगर हम किसी को प्रोजेक्ट समझा रहे कि हमें ऐसे जाके आगे जाके ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो कौन से उसके अंदर प्रॉब्लम आएंगे और कौन सी न्यू टेक्निक से न्यू आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं, ये आता है कंसेप्शन फेज के अंदर। कि हमें उसे उस कंसेप्शन फेज मतलब आने वाला जो हमारी कंसेप्ट है, जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, वो प्रोजेक्ट की आइडिया देना। ठीक है। मतलब क्या, कि एक इन इन स्मॉल वर्ड्स कि उसके अंदर क्या होना है कि हमें वो प्रोजेक्ट बताना है दूसरे को कि कैसा प्रोजेक्ट है, हम उसके ऊपर कैसा वर्क कर सकते हैं, सही, दूसरे को समझाना है इस प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एनालाइज फेज। सो प्रोजेक्ट एनालाइज फेज के अंदर क्या होता है कि अगर हम जैसे कि कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट दूसरे को समझे, उसके बाद क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। सही है। एनालाइज करेंगे कि क्या, कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है, उसके अंदर हमने कौन से आइडिया न्यू जनरेट किए, कौन सी इनोवेशन लाए उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो हमें देखना है। और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा रन होता है। सही है। सो द प्रोजेक्ट आइडिया हैव टू बी अरेंज अकॉर्डिंगली प्रायोरिटीज ऑफ द पर्पस एंड डेवलपमेंट before selecting a project for development, and preliminary project of analyze have to made the respect of marketing and technical, financial and other relevant aspect. Such analysis required to find out the whatever the project would be appeal of investors and bank financial institutions. The primary project analyze of the study of project is conducted, and taking some innovations of the project before we starting our new concept or new project टिपिकली। इसके अंदर क्या बताया कि हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट रन करते हैं, न्यू एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से हमें जो आगे आगे जो प्रोजेक्ट बनाना है, उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट को सही से एनालाइज करना है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे, उसके ऊपर स्टडी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपको वो प्रोजेक्ट अब आप वो प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, आगे प्लानिंग फेज में अंदर नहीं भेज सकते। सही है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, नेक्स्ट आता है उसके अंदर प्लानिंग फेज। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट कंसेप्ट ध्यान मिली, उसके बाद उसको एनालाइज किया, अब उसको क्या करना है, उसके और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। सही है। अगर हमारी प्लानिंग सही से होगी तो क्या होगा, आगे जाके वो प्रोजेक्ट हमारा ऑर्गेनाइज सही से होगा। सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि कौन से हिसाब से हमें प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद कौन से उसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम हो सकता है कि हम प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं, हमें कैलकुलेटेड रिस्क कितना होगा इसके अंदर, ये हम देखते हैं प्लानिंग फेज के अंदर। सही है। सो द मैनेजमेंट मस्ट अंडरटेक डिटेल and the planning of the project. The detailed planning should cover different areas of the project, such production, schedule, plan, design, layout, technical arrangement, finance requirement, and the marketing arrangement, manpower requirement, and so on. So जैसे कि मैं बताया कि इस प्लानिंग फेज के अंदर हमें क्या देखना है, कितना मैन पावर लगेगा, कितना उसको फाइनेंशियल कॉस्ट आएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। सही है। और इसके अंदर कौन से रिक्वायरमेंट्स और है, हमें कैसे उसकी अरेंजमेंट करनी है, सही है, कैसा उसका लेआउट होगा, कैसी उसकी डिजाइन होगी,
ये हम देखते हैं प्लानिंग फेज के अंदर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग फेज। सो ऑर्गेनाइजिंग फेज के अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमें प्लानिंग किया, तो हमें क्या करना है, वो प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना है, वो प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके देना है काम के हिसाब से। फिर जैसे हम काम करेंगे, ठीक है, जिसको जिसको जो मतलब जिम्मेदारी देंगे उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उससे काम करवा के लेना है, ऑर्गेनाइज करना है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइज फेज के अंदर क्या आता है, द मैनेजमेंट मस्ट ऑर्गेनाइज फॉर नेसेसरी रिसोर्सेज such as manpower, finance system, and procedure of implementation project. The complete project has to be properly organized as well as structured manner so that deal with the man and machinery in order to enable successful implementation of the project. सही है, अगर आप प्रॉपर उसको अरेंज करेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, तो क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ही ईजी होगा वो प्रोजेक्ट। सही है, आपका अगर ऑर्गेनाइजिंग सही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, आप जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे आगे चलने के लिए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके आपका प्रोजेक्ट बीच में रुक सकता है। तो सबसे पहले अगर आपकी प्लानिंग सही होगी, तो आप जो जिसको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उसके हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजिंग क्या होगी, सही होगी। ऑर्गेनाइजिंग सही होगी तो नेक्स्ट क्या होगा आपका, प्लानिंग फेज, मतलब उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज भी क्या होगा, इजी होगा। सही है। सो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर आता है, ड्यूरिंग दिस फेज द मैनेजमेंट मस्ट अंडरटेक डिटेल एंड इंजीनियरिंग order placement of equipment and material, etc. So during this testing, trial of committing of the plan and implementation is very important of in your project implementation. So क्या बताया इन्होंने कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजिंग हम सही से कर रहे हैं, तो हम इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे जो पूरी डिटेल बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम प्लेसमेंट देंगे, इक्विपमेंट्स हमारे सही होंगे। सो उसके बारे में हम क्या करेंगे, जो टेस्टिंग लेंगे, टेस्टिंग लेवल पे जो प्रोजेक्ट रहेगा, अगर टेस्टिंग लेवल पे हमें सक्सेसफुल मिलता है, मतलब सक्सेस होगा हमारा प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, हम आगे जाके उसको क्या कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को और अपग्रेड कर सकते हैं। सही है। जैसे कि मैं इसके अंदर एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि अब कोरोना के वैक्सीन बना रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि क्या कंसेप्ट है, कौन से मतलब प्रॉब्लम फेस करी है, वो उन्होंने किया, मतलब देखा, उसके बाद एनालाइज किया कि कौन सी हिसाब से हम वो बना सकते हैं, इसके अंदर मतलब कौन सी मेडिसिन यूज करते उसके हिसाब से होगा। उसका उन्होंने प्लानिंग की कि कितने दिनों में होगा, उसके लिए कितने मैन पावर, मतलब कितने लोग लगेंगे, से कौन से मशीनरीज होंगे उसके अंदर, से कौन से ड्रग्स यूज करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से उन्होंने प्लानिंग की। ठीक है। उसके ऑर्गेनाइज क्या किया कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने के टाइम पे उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को, मतलब जो कुछ लोग हैं उसके ऊपर सबसे पहले क्या किया, उसका ट्रायल लिया। सही है। जैसे अभी ट्रायल फेज चालू है, ऑर्गेनाइज किया, मतलब क्या किया, कुछ लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन को लिया, उसके हिसाब से उन्होंने वो ट्रायल फेज लिया, और लास्ट बाद में क्या किया उन्होंने, ट्रायल फेज के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन किया। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या किया कि वो प्रोजेक्ट देखा कि हमारा जो हम वैक्सीन है वो सही से बनी है नहीं। सही है। अगर बनी ऑर्गेनाइज फेज के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो क्या होगा, हम इम्प्लीमेंटेशन फेज तक नहीं जा सकते। सही है। तो ये आता है प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस प्लानिंग। Project planning and implementation are two very difficult things. Some managers may put in a lot of efforts into ambitious planning effort without giving enough thought to how goals actually will be achieved. Strategic planning effort essentially take place in laboratory in the absence of the range of uncontrollable variable present in the real world. So even the best laid plans need to correction and adjustment, making project manager job all the more important. Implementing project is important for the project manager and the strategic planning process because it the arrival of new issues of challenges the planning may have to not accept it and ultimately rising is more refined strategies, products and process. So इसके अंदर क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग के अंदर अगर हम एक साथ इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग करते हैं, मतलब हम एक साथ अमल करेंगे और उसके हिसाब से हम अगर प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करने के लिए जितना भी हम अच्छे से प्लानिंग करेंगे, तो क्या होगा, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो प्लानिंग हमारी सही से नहीं होगी। सही है। इसके अंदर क्या हो सकता है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। सही है। जैसे कि हम एक साथ इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग एक ही साथ में अप्लाई नहीं करेंगे। सही है। अगर हम प्लानिंग सही से करेंगे तो क्या होगा, हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सही से होगा। सही है। लेकिन अगर हमने एक साथ इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग किया तो बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, achievable goals. So achieving goals, putting project into action is the vital step of linking the planning stage to the final achievement of strategic goals, which makes project implementation at most important to strategic planning effort and project manager job or root of the never ending and
steering of the time-bound goals. Achieving goals is a crucial to success of project manager. इसके अंदर क्या आता है अचीविंग गोल्स के अंदर कि प्लान, हम जब प्लानिंग करेंगे ना तो उसके हिसाब से हमें क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा. सही है. जब हम प्लानिंग करते हैं हमारे गोल्स अचीव होने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर हमारे बहुत सारे अफेक्ट्स होंगे. सही है. और हम क्या करेंगे इसके बाद कि हमें जैसे प्लानिंग करना है उसके हिसाब से क्या करेंगे, हमें प्लानिंग करना. और प्लानिंग के लिए सबसे पहले हमारे जो गोल्स है वो सेट करने होंगे. अगर हमारे गोल सही से सेट हो गए तो क्या होगा, हमारी प्लानिंग होगी उसके हिसाब से. सही है. ये आता है अचीविंग गोल्स के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट है लार्जर स्ट्रेटेजीज. लार्जर स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या आता है, प्रोजेक्ट जनरली address a small number of well-defined objectives. Because of this, project can be seen as the building of blocks of necessary to achieve the larger strategic and vision. The grand vision for the company, growth, reputation, and other achievements do not happen to all of the sudden in the parts. इसके अंदर क्या बताया हमको कि जब हम लार्जर स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं तो अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एक ऐसी होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए. और उसके हिसाब से क्या होगा, हम जैसे जैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो स्ट्रेटेजी होगी वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होनी चाहिए. हमारी स्ट्रेटेजी अगर हमें अचीवमेंट चाहिए, हमें ज्यादा सक्सेसफुल होना है, हमारे बिजनेस को सबसे जो गोल्स है वो अचीव करने हैं, तो हमें क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी हमें प्लानिंग में नहीं इम्प्लीमेंट करना है. हमें क्या करना है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग यूज करनी है. अगर हमारी प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होगी तो उतना ही हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा. हम बहुत देर तक मार्केट में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. उसी हिसाब से हम हमारे जो गोल्स है वो अचीव कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूटीज. क्या ड्यूटीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की. प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म न्यूमेरिक मैनेजमेंट ड्यूटीज एट द वन स्टॉप समटाइम फॉर लॉन्ग hours and the rapid pace of ensure that of all aspects a project run smoothly of all over through the completion. Project managers are responsible for planning, labor, equipment and financial needs to specific project. इसके अंदर क्या बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ड्यूटी क्या होती है कि हर एक बंदा कैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से क्या होगा, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है. हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही है या नहीं, अगर हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या लगेगा, फंडिंग लगेगी. सही है. फाइनेंशियल रिसोर्स के ऊपर उसका क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए. सही है. टाइम बॉन्ड सही उसी टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसकी ड्यूटीज है कि काम करवा के लेना इम्प्लीमेंट करने के बाद. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये सब ड्यूटीज होती है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर. ठीक है. उसके बाद में क्या बताया उसके अंदर कि हम जब प्रोजेक्ट मैनेजर जिस हिसाब से काम करता है उसी हिसाब से क्या होगा कि हमें हर एक वर्कर्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, और जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने होंगे. सही है. और उसके बाद क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हमें उसको अलोकेट करने हैं उसके हिसाब से क्या होगा, हमें उसको अवेलेबल करके देने हैं. अगर हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की फेज के अंदर रहेगा तो अगर हमने उसको रिसोर्सेज अलोकेट नहीं किए तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो सकता है या हमें उसके अंदर बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है. सही है. प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी होती है कि सही से प्रोजेक्ट मैनेज करना. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर लास्ट स्टेप माना जाता है. जो लास्ट में आता है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएट और कंट्रोल. स्ट्रेटेजी को हमें इवैल्यूएट करना होगा और उसको क्या करना होगा, कंट्रोल में लानी होगी. इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना और कंट्रोल का मतलब होता है उसको नियंत्रण में लाना. ठीक है. अगर हमारे से हम जो स्ट्रेटेजी बना ली फॉर्मुलेट के लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे. लेकिन इंप्लीमेंट के दौरान हम उसका क्या करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे. अगर वो स्ट्रेटेजी हमसे रॉन्ग बनी होगी या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें क्या करना होगा, उसको इवैल्यूएट करके उसको कंट्रोल में लाना होगा, उसको नियंत्रण में लाना होगा. तो उसको इसी कहते हैं स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. उसकी कंसेप्ट बताया गया इसके अंदर. It is said that strategic management without evaluation and control is like football without any goal post. इसके अंदर क्या एग्जांपल दिया हुआ है हमको कि अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं, सही है, और गोल पोस्ट ही नहीं है तो कुछ फायदा होगा क्या उस बॉल के पीछे भागते हुए, नहीं. हमें कहीं ना कहीं गोल करना होगा. यही बताया गया है इसके अंदर कि अगर हम हमारा गोल करना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल है वो सही से होना चाहिए और उसके बाद हमारा जो गोल है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर सेट होना चाहिए. Evaluation and control is one of the most important stage in the strategic management process of an organization. ठीक है. क्या बताया गया अंदर कि इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया हुआ है इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर. अगर हमारा इवैल्यूएट सही होगा तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सही से वर्क करेगी. सही है. और अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी होता है
तो हमें क्या करना होगा, उसको स्टडी करके हमें क्या करना होगा, उस स्ट्रेटेजी को कंट्रोल में लाना होगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है उसके अंदर हमें क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। जहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उस स्ट्रेटेजी को हमें इवैल्यूएशन करना होगा और उसको कंट्रोल में लाना होगा, उसको हम अधूरा छोड़ नहीं सकते। सही है, एक बार हमने स्ट्रेटेजी बना ली, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी को अगर उसके अंदर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे तो हम उसको अधूरा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या होगा, वो स्ट्रेटेजी अधूरी रहेगी। सही है, हम आगे उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखना है कि कहाँ पे स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब क्या, उसके ऊपर हमें स्टडी करके इवैल्यूएट सही से करना होगा और उसको हमें क्या करना होगा, कंट्रोल में लाना होगा। ओके, सो उसके बाद आता है कि कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होती है उसमें हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बनाते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप होता है स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सो इसके अंदर सबसे डिफिकल्ट स्टेज ये माना जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या बताया गया है कि बहुत ही डिफिकल्ट स्टेज है। हमें अगर यहाँ पे हमसे कोई चूक होती है तो क्या होगा, हमने जो प्लानिंग की है, हमने जो गोल सेट किए, वो क्या हो गया, हमारे कंप्लीट नहीं होगी। सो स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना। सही है, सो मूल्यांकन हम क्या करेंगे कि स्ट्रेटेजी की हम स्टडी करेंगे प्रॉपर और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। सही है, सो किसी भी चीज को हम दोबारा स्टडी कर रहे हैं या एक तरह से हम क्या करेंगे, उसके अंदर उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो स्टडी सही बनी है नहीं बनी, स्ट्रेटेजी सही से बनी या नहीं बनी। और कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब जैसे मैंने बताया कि नियंत्रण में लाना उस चीज को। अगर हमारे से स्ट्रेटेजी अगर रॉन्ग वे में भी चली गई हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ डिफिकल्टी भी आ गई हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको नियंत्रण में लाना होगा, हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इसलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अगर स्टडी इवैल्यूएशन नहीं होगी ना तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि हमें उसके अंदर बहुत सारा लॉस हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट है इसके अंदर मीनिंग स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। थ्रू इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज कैन डिसाइड व्हाटएवर the whether chosen strategy is conformantly with the environmental and whether the performance of tasks will lead to the achievement of objective. So इसके अंदर क्या बताया गया है, अब हम इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में स्ट्रेटेजी को क्या देखते हैं, जो स्ट्रेटेजी बना रहे वो क्या देखे, उसके अंदर के जो भी उसने स्ट्रेटेजी को चूज किया है वो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस में हो रही है नहीं हो रही, और उस प्रोसेस में वो इन्वायरमेंट के साथ कितना कॉप अप कर रही है, और उस स्ट्रेटेजी को कौन यूज कर रहा है और कैसे यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे सेट कर पा रहे और हमारे ऑब्जेक्टिव हमें किसी तरह हमें फायदा दे रहे। तो स्ट्रेटेजी ये देखते हैं कि इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल के जरिए हमारे जो परफॉर्मेंस है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर इसके अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है तो हमें क्या करेंगे, उस टाइम पे हम हमारी स्ट्रेटेजी को, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट के अंदर भी कहा था कि हम कुछ वक्त के लिए इसको स्टॉप करेंगे और उसके हिसाब से हम उसे कंट्रोल में लाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज सेटअप control is step by step process. This process consists of 5 interrelated steps. ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, और ये क्या हुआ है, एक में के साथ क्या हुआ है, इंटररिलेटेड है। ठीक है, सो द मैनेजमेंट सेट ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट स्टैंडर्ड लिमिट्स। सो इसके अंदर क्या बताया गया, फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो अपनी कंपनी को क्या करती है, सही से बनाती है, और उसी तरह क्या करती है वो मैनेजमेंट अपने कंपनी को परफॉर्मेंस टारगेट सेट करके देती है कि हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है इसको यूज करके हम इतना हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इजी से क्या करें, सेट कर पाए, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, हम स्टैंड ले सकते हैं उस ऑब्जेक्टिव के साथ। सही है, और हमारी टॉलरेंस लिमिट क्या है वो इसको हमें अचीव करने के बाद पता चलता है। सही है, तो इसके हमें क्या करना होगा, वो स्ट्रेटेजी को सही से सेट करके हमें वो यूज करना होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, सो नेक्स्ट पॉइंट है the measure actual performance with standard set at a point of time। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारी सेकंड स्टेप आती है परफॉर्मेंस ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर। अभी हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, सो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे,
हमारा प्रोडक्शन हम जितना होना चाहिए उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजों पे हम एक्चुअल के साथ इसको क्या करते हैं, मैच करके देखते हैं। ठीक है, मतलब हमने जो सोचा है उससे हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी बेहतर है या नहीं, मतलब जिस जो हमने सोचा है उसके हिसाब से हमें अभी की सिचुएशन जो है, एक्चुअल सिचुएशन, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको हमारी जो थिंग्स है, थॉट्स के, उसको हम मैच करके देखेंगे। सही है, और एक्चुअल में हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट निकला है, ये कितने हमारे ऑब्जेक्टिव है, कितने हमारे ऑब्जेक्टिव एक्चुअली हो रहे हैं पूरे, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको उसको एक स्टेप में लाएंगे और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है, तो हमें यही देखना है इसके अंदर कि द मेजरेबल ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि अगर हमारा परफॉर्मेंस सही हो रहा है, उसके जैसे हमने सोचा है उसके हिसाब से हो रहा है, तो हमें क्या होगा, आगे जाके हमारे जो बिजनेस है वो क्या होगा, उसके अंदर हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और हमें वो बिजनेस क्या होगा, उसके अंदर हमें सिर्फ नए अपडेट करने होंगे उसके अंदर, उसके हिसाब से हमें हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट के अंदर देखा था कि हमें क्या करना होगा, कि कितना हम इसके ऊपर कोकअप कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसको मैच किया। सही है, और अभी हम देखेंगे कि सेकंड स्टेप को यूज करके हमने मैच की कि दोनों चीजों की एक्चुअल और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। अगर उसमें कोई डेविएशन आता है, मतलब हमने इतना ही सोचा था और हम इतना ही बना पाए, मतलब क्या इसके अंदर आता है कि हमने इतना सोचा था कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाएंगे लेकिन हम इतना ही बना पाए। तो क्यों इतना ही बना पाए, तो उसका उसका रीजंस क्या है, उसकी कौन सी स्ट्रेटेजी कम, मतलब सबसे ज्यादा कम हुई, ये हमें क्या पता चलता है, इस स्टेप से पता चलता है कि आइडेंटिफाई द डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। सो हमें ये पॉइंट बताएगा कि हमें जितना प्रोडक्शन करना चाहे था उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ, या जैसे हमें वैसी स्ट्रेटेजी बनाई थी उसके हिसाब से क्या हुई, वो इवेल्युएट नहीं हुई। सही है, तो हमें इस पॉइंट के अंदर पता चलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, एनालाइज ऑफ डेविएशन। जैसे कि हमने हमारे लास्ट पॉइंट के अंदर देखा, आइडेंटिफाई ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स के साथ, कि हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ पे गलती हुई है। सही है, और उसके हिसाब से हमें क्या पता चला कि हमारा एक्चुअल एक्चुअल कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था और कितना हुआ है, कितनी हमारी स्ट्रेटेजी बन के हमें इवेल्युएट करना था। सही है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उस डेविएशन को एनालाइज करेंगे। सो एनालाइज करने के टाइम पे हम क्या देखेंगे कि हम उस स्ट्रेटेजी को कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक्स है जो हमें थर्ड पॉइंट्स के बाद पता चली, तो हम क्या करेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर कि हम उस मिस्टेक को क्या करेंगे, सुधारेंगे, फिर से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके ऊपर, और हमारा काम क्या करेंगे, हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सो ये आता है एनालाइज ऑफ डेविएशन के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अभी हमने क्या किया सब, इसके बाद हमने उसको जो गलती हुई थी, जो मिस्टेक्स हुई थी, हमने क्या किया, उसको सुधारा, और उसके बाद हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे भेज दिया। मतलब जो चीज हमें करनी थी लास्ट स्टेप के अंदर, वो हमने क्या की, सबसे पहले उसको सही से एनालाइज की और हमने इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए उसको आगे जाने दिया। सो इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, उसको फिर से एक बार मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक्स होती है जो हमें इवेल्यूएशन में दिखती है कि हमें इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हमें स्टडी की उसके हिसाब से, और स्टडी के बाद हमें पता चला कि ये स्ट्रेटेजी कहाँ पे कौन सी जगह पे रॉन्ग हमें दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को वहां पे हमने उसको रोका, उसके अंदर उसको कंट्रोल किया, उसके अंदर हमने चेंजेस किए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करके हम फिर से आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सो ये आता है इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसेस के अंदर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, सो नेक्स्ट पॉइंट, इम्पोर्टेंस एंड इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। क्या जरूरत है इसके अंदर इम्पोर्टेंस और इवेल्युएशन कंट्रोल के अंदर, कि क्यों क्या इम्पोर्टेंस है इसके। सो फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। सो इवेल्युएशन और कंट्रोल करके हम डायरेक्शन दे सकते हैं। सही है, अगर इवेल्युएशन और कंट्रोल नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद लोग भूल जाएंगे कि हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो सही से काम कर रही कि नहीं कर रही। ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजी को डायरेक्शन देना पड़ता है। सही है, और उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उस स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करना पड़ता है। सो इवेल्युएशन और कंट्रोल होने के कारण हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी की इफेक्टिवनेस को जान सकते हैं। मतलब हम उस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं कि कितना काम कर रही है, तो उसके हिसाब से हम डायरेक्शन दे सकते हैं। इसे डायरेक्शन देंगे हम मैनेजमेंट को, कि हमारी जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई है वो कितनी इफेक्टिव है। सही है, कितना काम कर रही है। ओके, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम हमारी स्ट्रेटेजी को डायरेक्शन देंगे। अगर हमारी स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है वो अगर सही से नहीं बनी होगी, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर उस स्ट्रेटेजी को वापस स्टॉप करके
क्या करेंगे, उसके अंदर चेंजेस लाएंगे, सही है, वो आता है कंट्रोल के अंदर। और हम आगे क्या करेंगे, उस मैनेजमेंट को हम बताएंगे कि हमें आगे जाके स्ट्रेटेजी क्या करनी है, वो इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद गाइडेंस। सो गाइडेंस के अंदर क्या आता है, अगर स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस करने हैं या कुछ 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 सही से नहीं हो रहा, तो स्ट्रेटेजी में उसको हम गाइडेंस कर सकते हैं। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, थ्रू इवैल्यूएशन और कंट्रोल, इवैल्यूएशन और कंट्रोल थ्रू हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को सही से गाइडेंस करेंगे, सही है। और इवैल्यूएशन और कंट्रोल होगा तभी तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम इजीली क्या कर पाएंगे, उस स्ट्रेटेजी को कंट्रोल कर पाएंगे, सही है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कॉन्फिडेंस। सो मतलब कोई तुम्हारा डेविएशन नहीं निकल रहा, तो तुम क्या करेंगे, इसके अंदर इवैल्यूएशन और कंट्रोल किया, कंट्रोल करेंगे, सही है। और उसके हिसाब से क्या करेंगे, जो भी तुमने स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको यूज करके तुम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करोगे, सही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हमारी स्ट्रेटेजी एकदम से सही बनी है, ठीक है। अगर हमारा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई डिविएशन नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को आगे और रन करेंगे। और हमें हमें कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या हुई, सही बनी है। और उसके हिसाब से हम उस स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करके आगे भेज सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इसको यूज करके इवैल्यूएशन और कंट्रोल हम यूज करते हैं, और इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमें जो नए नए इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, हेल्प टू इंफॉर्मेशन, सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, अगर हमारी स्ट्रेटेजी सही से चल रही है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर अपग्रेड लाएंगे, सही है। ये एक इंफॉर्मेशन हुई। और दूसरी इंफॉर्मेशन हम क्या मिलेंगे हमको, अगर हमारी स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें किससे सुनने मिलेगा, कि जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च भी हो सकता है तो हम आगे जाके इसका फीडबैक लेंगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर सुधार ला सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, चेक ऑन वैलिडिटी। सो इसके अंदर क्या आता है, एक बार हमने स्ट्रेटेजी बना ली तो हम क्या करेंगे, उसको बीच में से छोड़ेंगे क्या, नहीं। क्योंकि हमारे एक बार स्ट्रेटेजी पूरी होगी तो क्या होगा, हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी और इतनी वैलिड है कि उसके हिसाब से हम हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, ठीक है। अगर हमने बीच में हमारी स्ट्रेटेजी छोड़ दी तो क्या होगा, हम जो गोल सेट किए हमने वो कभी अचीव नहीं होगी, सही है। जो हमारा टारगेट है वो कभी अचीव नहीं होगा। तो हमें देखना है कि हमें जो जो स्ट्रेटेजी पूरी की है उसकी वैलिडिटी कितनी है और कितनी देर तक वो स्ट्रेटेजी आगे जाके चलने वाली है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है उसके अंदर पॉइंट, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो इसके अंदर क्या बताया गया है, ये पॉइंट में ये शो करता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस हमारी हो चुकी है, मतलब क्या, अल्दो कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर क्या होता है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे कि हम इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन तो पहले से किया था, तो इसके अंदर हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था लेकिन उसके बाद उसके अंदर हम देखेंगे कोई फिर से प्रॉब्लम ना आए हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर दोबारा, तो हम क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे। फिर इवेल्युएट करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें ए फेज में प्रॉब्लम आया है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस स्ट्रेटेजी को वहां पे स्टॉप करेंगे कुछ देर के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर उसको कंट्रोल करेंगे उसके हिसाब से, और हम उसको मॉडिफाई करके फिर से इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज देंगे। सो ये पॉइंट आता है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ तक था अपना आज का पार्ट, नेक्स्ट देखेंगे हम कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।